हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी के प्रख्यात विद्वान और लेखक साहित्यकार उदयन वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी रेत किनारे का घर। तो शुरू करें कहानी रेत किनारे का घर। हमने पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम आखिर तक पता नहीं कर सके। हमने तरह तरह से उसके कारणों को मालूम करने की कोशिशें की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें विफल हो गईं। हमें तो ये तक तमीज़ नहीं थी कि पूरी तरह हताश होने पर किस ओर निगाहें टिकाई जाती हैं। हम सभी उनके दीवाने थे। हमने अपने जीवन की कमज़ोर सी डोर उन्हीं के हाथों में छोड़ दी थी, जिसे वे जैसा चाहते बुनकर हमारे सामने ले आते और हम उसे सहज स्वीकार कर लेते। उनकी एक कहानी पढ़कर ख़त्म करते कि दूसरी की प्रतीक्षा शुरू हो जाती। उनकी दो कहानियों के बीच की दूरी को हम जैसे दो ऊंची इमारतों के बीच तनी रस्सी पर चलकर काटते। क्या कोई हमें ये बता सकेगा कि कैसे उनके लिखने में हम अपने जीवन के फैलने को देख पाते थे? वे अपनी कहानी लिखते थे और हम अपने आप उनके हाथों लिखे जाते थे। उनके लिखे बगैर हमारा जीवन रेत में धंसे पहिए की तरह उसी जगह खड़ा रह जाता जहां उन्होंने अपनी पिछली कहानी में उसे छोड़ा था। ये नहीं कि उनके पात्रों को हमसे जरा भी लेना देना था, लेकिन शायद हमारी ये मजबूरी थी कि हम उन्हीं पात्रों में खुद को जीवन द्रव्य की तरह भरा हुआ महसूस करते थे। हमें लगने लगा था कि हमसे भरे बगैर उनके पात्र रिक्त रह जाएंगे और उनके पात्रों में समाये बिना हम बिखर जाएंगे। देर दोपहर कॉफ़ी हाउस की टेबलों से लेकर भीम बेटिका की प्रागैतिहासिक गुफाओं के अबूझ भित्ति चित्रों के बीच समय की तरह भटकते हुए हम निरंतर यही महसूस करते रहते कि हमारे होने के लिए उनकी टेबल पर कोरे कागज़ों के ऊपर उनकी अनोखी कलम तरह तरह के यथार्थ की रचना में लगी हुई है। शायद हम प्रकृति के हाथों गढ़े यथार्थ से छूट गए प्राणी थे, जिन्हें खुद को बसाने के लिए उनकी अनोखी कहानियों के काल्पनिक भूलोक की आवश्यकता पड़ती थी। उनकी कहानियों के अभाव में हम सिर्फ ऐसी खानाबदोश छायाएं थे जिन्हें डेरे लगाने के लिए संसार भर की जमीन भुरभुरी रेत से अधिक कुछ नहीं थी। जब उनकी नई कहानी आने में अपेक्षा से अधिक समय लगने लगा, हमारी चिंता तेजी से बढ़ने लगी। हमने खुद को समझाने की हजार कोशिशें की, लेकिन वे कामयाब ना हो सकीं। हमारे अधीर दिलों में समझ का सारा स्थान बेचैनी ने हथिया लिया था। हर पत्रिका और हर अखबार के हर पन्ने को हम गुप्तचरों की तरह टटोलते कि कहीं उनकी कहानी का एक भी रेशा नजर आ जाए, जैसे ऐसा होने पर उस रेशे के सहारे हम उनकी कहानी तक पहुंच सकेंगे। लेकिन हमें ये सारी पत्रिकाएं और अखबार शब्दों की ऐसी हिंस्र भीड़ मालूम देती जिसमें हमारी खोज खुद हमें घुमाए दे रही थी। प्रेमिका से मिलने के लिए तय जगह पर जब वो देर तक नहीं आती तो प्रेमी उस ओर दूर तक देखना शुरू करता है जहाँ से उसे आना था, लेकिन जब वो देर तक रास्ते पर भी दिखाई नहीं देती, वो उस ओर चलना शुरू कर देता है जहाँ से वो आने वाली थी। जब ऐसा करने पर भी वो उसे नहीं मिलती, वो अपने बिना जाने ही उस घर के सामने जा खड़ा होता है जिसके आसपास मिलने से खतरे की संभावना के कारण ही उन्होंने वहाँ मिलने का निश्चय किया था, जहाँ प्रेमी देर तक खड़ा रहकर प्रतीक्षा करता रहा था। हम पत्रिकाओं और अखबारों को छोड़कर समुद्र किनारे के उस शहर में जा पहुँचे जहाँ सुना था वे पिछले कुछ वर्षों से रह रहे थे। शुरू शुरू में हम उनके घर को दूर से ही देखते। वो समुद्र से लौटकर आती सूर्य की तिरछी किरणों के लहराते आलोक में भीगता रहता। वो छोटा सा घर जैसे किसी उल्टी पड़ी नाव में दो चार दरवाजे खिड़कियां खुल गई हों। चारों ओर दूर दूर तक रेत का विस्तार। समुद्र भी हमारी ही तरह उनके घर के कुछ करीब तक जाकर वापस आ जाता। हमारी आंखें रेत के बबूलों और हवा में फैले नमक में सुलगती रहती। समुद्र की शांत सतह पर स्टीमरों का पुरखों की तरह धीरे धीरे फिसलना और देर रात कहीं दूर समुद्र से अपनी रोशनी फेंकते रहना भी हमारे मन को दिलासा नहीं दे पाता। हम स्टीमर की तरह ही रेत किनारे सरकते हुए उनके घर की खिड़की तक निशब्द पहुंचना चाहते कि हम उन्हें लिखते हुए देख सकें, लेकिन बियर के ढेरों उत्तेजित बोतलों को खाली करने के बाद भी हम अपने मन में पर्याप्त हिम्मत नहीं जुटा पाते और उनके घर से उतनी ही दूर बने रहते जितना हमारे बचे रहने के लिए ज़रूरी था। बेचैनी और दिलासे के बीच का नो मैन्स लैंड।
डूबने और तैरने के बीच समुद्र की खारी लहरों को चखते हुए हम वहाँ किसी से भी उनके बारे में पूछते हुए डरते थे कि उनके इतने करीब आकर गलत सूचना के कारण कहीं उनसे बहुत दूर ना हो जाएं। हम उम्मीद और उसके टूटने के डर के बीच समुद्र की अथक आवाजाही सुनते रहते, कभी गर्माती, कभी ठंडी पड़ती रेत पर पड़े पड़े नक्षत्रों से भरते और खाली होते आकाश को ताकते रहते। हम अपने इसी नो मैंस लैंड पर बिखरे पड़े थे कि हम में से किसी का कंधा हिलाकर उसे अचानक जगाया गया। उसने धूप में जगमगाते समुद्र और तपती रेत के बीच सीपी की तरह अपनी आंखें खोली। सामने वे खड़े थे। हम जानते थे कि वे झुककर चलते हैं और चलते समय रेत में आंखें गड़ाए रहते हैं। वे ऐसे ही वहीं तक आ गए होंगे जहां संयोग से हम बिखरे पड़े थे। भूकंप से हिली इमारत के सारे निवासी एक साथ जाग जाते हैं। हम रेत पर बैठे थे, वे हमें देख रहे थे। तुम लोग कौन हो? प्रिय पाठक, क्या आप समझते हैं कि उनके इस प्रश्न का कोई भी उत्तर हम लोग दे सकते थे? हम लोग जो भी इस प्रश्न की खातिर अपना घर बार छोड़कर वहाँ दूर समुद्र के किनारे खाली डिब्बों की तरह बिखर गए थे, उन्होंने रेत पर बिखर गई अपनी नज़रों को धीरे धीरे ऊपर उठाया और उन्हें समुद्र की ओर जाल की तरह फेंक दिया। कुछ लहरें बीत जाने पर वे बोले, मैं कई दिनों से खिड़की से तुम लोगों को यहाँ भटकते देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि तुम यहाँ सैलानियों की तरह खुद को हल्का करने नहीं आए हो। हम फिर अवाक उनकी ओर ताकते रहे। वे बोलते बोलते रेत पर चलने लगे। उनके पाँवों के रेत में हल्के से धंसने और फिर धीरे से निकलने में जो आवाज़ आ रही थी, वो जैसे ही हमारे कानों में धीमी पड़ना शुरू हुई कि हम जैसे नींद में चलते से उनके पीछे पीछे जाने लगे। मुझे इतने बरस हो गए यहाँ रहते, मैंने हजारों लोगों को यहाँ समुद्र के किनारे पड़े हुए देखा है। जैसे ये लहरें ढेरों निष्फल सीपियाँ किनारे डाल जाती हैं, शायद उसी तरह लबालब भरे नगर ढेरों लोगों को समुद्र किनारे की रेत पर छोड़ जाते हैं। मुझे सीपियाँ देखकर करुणा जरूर उपजती है, लेकिन वे कुछ बुदबुदाते से लग रहे थे। हमें अपने चलने की आवाज़ पर खींच हो रही थी, क्योंकि उनमें उनकी फुसफुसाहटें बार बार डूब जा रही थीं। जीवन में पहली बार अपने पक्षी ना होने का दुख हमारे आसपास तिरने लगा था। सामने उनके घर की आकृति स्पष्ट होना शुरू हो गई थी। काली लकड़ी का घर जो समुद्र किनारे उल्टी नाव सा खड़ा था, उसके पास से वो उतना लंबोतरा जान नहीं पड़ा। वे अपनी बुदबुदाहट के बीच से जैसे अपनी ही आवाज़ के पर्दे के पीछे से हमें अपने घर के भीतर आने का न्योता देने लगे। तुम लोग भीतर क्यों नहीं आ जाते? भीतर एक बिल्कुल खाली कमरे में एक छोर से दूसरे छोर तक एक खूबसूरत दरी खुली थी। वे चलते हुए कमरे के आखिरी सिरे पर पहुंचकर मुड़े और धीरे धीरे सेजा के एक चित्र के नीचे बैठ गए। वहाँ पहाड़ पर नीला आलोक बिखरा था। चित्र के हर कोने में ब्रशों के निशान अपनी ही जगहों पर हिलडुल रहे थे। हम बाकी दीवारों से सटकर लगभग चित्रलिखित से कमरे के सपाट भूगोल में समा गए। हम में से कुछ घबरा कर नीचे देख रहे थे, कुछ अपने वहाँ तक पहुँचने के संकोच से सिर झुकाए थे, कुछ अपनी उत्सुक नज़रों को उनके चेहरे पर अकेला छोड़कर नीचे दरी की बुनावट में छिपने की चेष्टा कर रहे थे। हम वहाँ खुद को अपनी बेचैन उत्सुकता में निःशेष करने की कोशिश में दीवार पर विजड़ित आकृति की तरह होकर रह गए थे। क्या तुम लोग मुझे पहचानते हो? लहरों के शोर को चप्पू की तरह काटता उनका मध्यम स्वर हमें सुनाई दिया। हमने उनकी नज़रों की पारदर्शी सतह के नीचे ही नीचे एक दूसरे की आंखों को टटोला और जैसे सारी हिम्मत एक साथ बटोर कर बोले। तभी पास के समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली सतह से ऊपर उछली। आपकी नई कहानी अब तक क्यों नहीं? इतनी ही शक्ति हम जुटा सके। मछली थोड़ी सी देर हवा में ठहरी रही, फिर समुद्र की लहरों में उलझ गई। उनकी नज़रों की सतह धीरे धीरे नीचे होने लगी और जल्दी ही उसने हमें पानी की तरह चारों ओर से घेर लिया। वे अपनी पेंट के किनारे पर कुछ खरोचने लगे। धीरे से उनका सधा हुआ स्वर ऊपर उठा, जैसे सेजा की नीली पहाड़ियों के पीछे से उनकी आवाज़ आ रही हो। कितनी नई कहानियाँ मैंने पूरी की हैं इस बीच कि चाहूँ भी तो गिन नहीं सकता। हम चौंक पड़े। क्या पत्रिकाओं और अखबारों की भूल भुलैया में उनकी कहानियाँ किसी मोड़ पर खड़ी रह गईं और हम अपनी बेचैन खोज में उन्हें अनदेखा कर गए? वे उठकर खड़े हो गए और छोटे से दरवाजे से गुजरकर पिछले कमरे में गायब हो गए। दरवाजे उनके जाते ही बंद हो गया। हम निशब्द एक दूसरे को असहाय नज़रों से ताकने लगे।
बाहर लहरों की आवाज़ें तेज होने लगीं। वो समुद्र के फूलने का दिन था। लहरें ऊंची होने लगी थीं। खिड़की के बाहर रेत पर धूप की चादर पर सलवटें पड़ने लगी थीं। दूर कोई आदमी कपड़े उतार कर समुद्र में घुसने का रास्ता खोज रहा था। वे दोबारा कमरे में आ रहे थे। उनके दोनों हाथों में एक ट्रे थी जिसमें बहुत से पानी के गिलास और एक तश्तरी में मिठाई के टुकड़ों का ढेर था। उन्होंने झुककर पहली तश्तरी को ट्रे से नीचे उतारा, फिर एक एक करके पानी के गिलासों को नीचे उतारने लगे। उनके हाथों की नसें एक दूसरे को पार करते हुए एक करुण जाल सा बुन रही थीं। मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई है, वे अचानक बोल उठे। लेकिन अभी आप कह रहे थे। हमारे बंद होठों पर हमारा ये आश्चर्य ओस की तरह चमकने लगा। उन्होंने शायद उसे देख लिया। हर कुछ दिनों के अंतराल में कई नई कहानियां मन के द्वार पर थपकियां देने लगती हैं। पहले भी ऐसा होता था। कहानी का कोई सिरा मेरे हाथ में आ जाता था और मैं उसे अपनी कलम पर लपेटता जाता था। लगता था जैसे कलम पर न लपेटूं तो पूरी कहानी को मन की गहराई से बाहर निकाल नहीं पाऊंगा। रात दिन इसी में बीतते थे, जैसे किसी डूबते हुए को बचा रहा हूँ, जिसके ऊपर आने पर देखता तो लगता जैसे समुद्र के तल से किसी जल कन्या को बाहर निकाल लाया हूँ। वे घुटनों के बल चलकर मिठाई की प्लेट बारी बारी से हमारे सामने करने लगे। उनके झुकने के कारण उनके काले सफ़ेद बाल उनके सिर से नीचे की तरफ फैल गए। हम यंत्रवत प्लेट में से बारी बारी मिठाई के टुकड़े उठाने लगे। वहाँ झुके झुके ही वे खिड़की से बाहर देखने के लिए पल दो पल ठिठके और फिर नीली पहाड़ी नीचे बैठ गए। देखो, रात होने लगी है। शायद आज पूनम की बारी है। चांदी सा झाग दूर तक फैलेगा। वे अपने सामने के बंद दरवाजे को ऐसे ध्यान से देखने लगे जैसे उसके पार देख रहे हों। वे काफ़ी देर यूं ही बैठे रहे, जैसे किसी सुदूर अनुगूंज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर लहरों के शोर पर झाग की तरह उनका स्वर इकट्ठा होने लगा। कहानियाँ हमारे पास पूरी होने को आती हैं। वे किसी भटकती आत्मा की तरह अपना अधूरापन लिए अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ घूमा करती हैं। हम उनके अधूरेपन को अपने कागज़ों पर उतार लेते हैं और वहीं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। ज़रा बाहर देखो और बताओ कि वो कितने पास पहुँच गया है। क्या रेत किनारे की डोंगी डूब गई? हम सभी खिड़की की ओर झुक गए। रेत के विस्तार पर चांदनी छिटक गई थी। कुछ सीपियाँ, कुछ शंख चांद के टुकड़े जैसे चमक रहे थे। झिलमिल समुद्र हर लहर में हमारी ओर सरकता हुआ जान पड़ रहा था। डोंगी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैं इसी तरह कागज़ों पर कहानियों को उतारकर उन्हें पूरा करने का प्रयास किया करता था, लेकिन अब उन्होंने अपने उतरने की जगह बदल दी है। वे मुस्कुराते हुए से हमारी ओर ताकने लगे। हम में से खेलते हुए से वे हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में किसी चीज़ को छिपाने की खुशी नहीं थी, सिर्फ एक धीरज था जिस पर एक अजनबीपन चांदनी की तरह फैल गया था। अब वे अधूरी कहानियाँ मेरे मन के एक अनोखे द्वीप पर चुपचाप उतरती हैं और मैं अपनी आँखों के सामने उन्हें पूरा होते उसी तरह देखता रहता हूँ जैसे पहले के दिनों में कागज़ों पर देखा करता था। क्या तुम्हें पता है, वे ही खुद को पूरा करती हैं। हम तो वहाँ महज संयोग से हैं। मैं जैसे ही उनके पूरा होने की खुशी से भर जाता हूँ, वे परियों की तरह मेरे मन को छोड़कर ऐसे चली जाती हैं जैसे मुक्त हो गई हूँ। कागज़ों की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। मैं शायद बहुतों का अपराधी हूँ कि मैं उन्हें वैसा पूरा होते नहीं देख पा रहा जैसा पहले देखा करता था। पता नहीं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उनकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगीं, जैसे भीतर से तेज हवा के झोंके उनके फेफड़ों के दरवाज़ों को भड़बड़ा कर खोलने की कोशिश कर रहे हों। वे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। हम अवसन्न से कुछ और देर कमरे में पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे रहे। वे सिर झुकाकर धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रहे थे। जब हम बाहर आए, वे हमसे काफ़ी दूर जा चुके थे। उनके पाँव किनारे की झाग के नीचे खो गए थे। रेत किनारे का मकान पूर्णिमा के चांद में डूबता जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे उदयन वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी रेत किनारे का घर। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।